मार्गदर्शन। मगर मैं 2-4 लाइन अपने गौ माता के प्रति, क्योंकि अभी दीपावली का पर्व चल रहा है और मैं थोड़ा-सा 4 पंक्तियाँ गौ माता के ऊपर सुनाने चाहती हूँ। गौ माता का संरक्षण राष्ट्र का कर्तव्य है, इनके बिना जीवन अधूरा यह सत्य है। दूध दही घी से पोषित हर घर आंगन, गोबर से खेतों में हरियाली जीवन संपन्न। गौ माता का सम्मान संस्कृति का प्रतीक, इनकी सेवा में ही राष्ट्र की उन्नति ठीक। इनके आंचल में पले हम सब प्राणी, गौ माता के बिना जीवन में कहाँ आसानी। तो इस गौ माता को मैं दर्शन प्रणाम करते हुए इस मंच को मैं अभी आदरणीय मेहरा जी भाई साहब को सौंप रही हूँ और कृपया वो अभी इस वार्ता को आगे करें। जी जी ओम। सदन को नमन। जो मेरे को कार्य सौंपा चले गए भी तो लेफ्ट ही हो गए। काम जू का फोन है। कार जी। लेके चले गए, कार जी लेके ओम। चले गए। आ गए आ गए। जी ओम। तो आज जो मुझे कार्य सौंपा गया है कि जल पर, गौ माता पर और पर्यावरण पर जो चर्चा करनी है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर अपने विचार रखे। फिर और लोगों को भी क्रम से हम बुलाएंगे। जी ओ, आदरणीय पवन सर। जी नमस्कार, धन्यवाद मेहरा जी। आपने मुझे बुलाया और मुझे तो अभी ये याद आ रहा था कि जब आपने कहा कि आप कल हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कल योग भी कराएंगे, तो कल आप एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। 21 तारीख कल है। कल आपकी गौशाला की शुरुआत होने वाली है। कल इत्तेफाक से दिवाली भी है, तो कल आपकी हनुमान चालीसा, दिवाली, गौ माता की सेवा का एक पुनीत कार्य आप करने वाले हैं। तो मेरे मन में तुरंत ये विचार आ रहा था कि आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे इसको करने का है, क्या तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या अभी करना बाकी है। और वैसे आपने पूर्व में तो बता ही रखा है, जितना मैंने सुना है। आपने बताया है कि क्या कार्य होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे आपके वर्मी के बेड आ गए हैं, कैसे ऐसा करके हमारे केंचुए को भी संरक्षण मिलेगा, कैसे उसको करते हुए गौ माता के उत्पाद को भी जो आगे उसमें कार्य होगा, और उससे प्रति प्रति माह शायद प्रति गाय 2000 रुपए की आय का भी आपने एक पूर्व में बता रखा है, जो जितना मैं समझ पाया हूँ। तो मेरी जिज्ञासा यही थी, ये कार्य कैसे संपन्न होने वाला है, क्या क्या इसमें होने वाला है, और इसमें क्या चीजें और नई जुड़ने की संभावनाएं हैं। क्योंकि आपने यह भी बताया था कि आपका जो वो बेड के लिए भी आप कई सारे लोगों ने पैसे दे दिए हैं, धन का भी आयोजन हो गया है। तो इतना सब करने के लिए एक तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप इतना कुछ कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी जिज्ञासा थी कि एक इसको एक आदर्श गौशाला के रूप में करने के लिए और क्या विचार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल की आपकी तैयारी के जो हो रही है, उस विषय पर और भी लोगों के विचार ले लिए जाए, उनके सुझाव ले लिए जाएं, और साथ में आप भी ये बता दें कि इस पर हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि हमने जैसा पूर्व में भी पिछले वर्ष जब मैंने एक वो डिजाइन बनाया था अपनी किताब का, तो उसमें भी गौ माता हमारे सृष्टि का केंद्र बिंदु थी। और जब वो डिजाइन बना और मैंने उसको डिस्कस किया था दिनेश जी से, तो उन्होंने इसका संदर्भ भी दे दिया कि कैसे कौन से महाभारत के कौन से अध्याय में और कौन से पृष्ठ में उस चीज का विवरण दिया गया है। तो आप लोगों को जी। जिनको ये किताब को आप खोलेंगे, तो उसमें आपको इसका विवरण और मिल जाएगा, और इसके महत्व को
जो उसमें दर्शाया गया है, जो अनजाने में मुझसे बन गया था, उसको उसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गौ माता के ऊपर बहुत बढ़िया काम करने का जो संकल्प लिया गया है आपके और अन्य हमारे शरद जी और अन्य लोगों के द्वारा, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और इसको एक आदर्श के रूप में, एक मॉडल के रूप में, जिसको आके लोग आकर के देखना चाहे, वहां पर रह के कुछ काम करना चाहे, अपना कुछ श्रम दे सके तो श्रम दें, धन दे सकते हैं तो धन दें, ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए जो भी सहयोग हो सकता है, विचारों का भी, अन्य तरीके से भी वो लेना चाहिए। स्थानीय स्तर पर भी काफी हद तक के प्रयास, और साथ ही स्थानीय स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को भी क्या उसमें हम किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं इस सारी व्यवस्थाओं में, योगदान करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, जागरूकता के लिए, और भी अन्य जो हितभागी हैं उस देश में, उस स्थान पर। केसला पर आपने ये कार्य का प्रारंभ करने वाले हैं। केसला में मुझे याद आ रहा है, मैं कई साल पहले आया था, शायद 20 साल पहले आया होऊंगा, और तब वहां पर प्रदान का एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था शायद। जी मेरी जी जी मेरे जी। केसला से वो 3 किलोमीटर और आगे है बस। जी, तो उस ट्रेनिंग सेंटर में मैं रहा भी हूँ, मुझे ध्यान जी आ रहा है। जी जी ऐसे ही आने का मौका मिला था, तो वहां पर ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से, मतलब जो प्रधान ऑलरेडी काम कर रही है संस्था, तो उनके जो द्वारा बनाए गए समूह, महिला समूह, बाकी जो समूह बने हैं, उनका भी सहयोग और उनको भी कैसे इस कार्य में जोड़ा जा सकता है, इस विषय पर भी आप अगर विचार होंगे तो आप बताइएगा जरूर। साथ ही दूसरा जो विषय है, गौ माता के ऊपर हमने बातचीत कर ली है। और निश्चित रूप से जब गौ माता का संरक्षण, एक प्राणी का भी संरक्षण हम करते हैं, तो बाकी प्राणियों का भी बल मिलता है, उनको भी जरा सी जीने का मौका मिलता है, उनको भी, उसके लिए भी रास्ता जो है प्रशस्त होता है। तो हम एक जीव के माध्यम से बाकी जीवों तक पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, तो उसको एक वृहद रूप से सोचना है, समझना है। जो चीज अब डॉक्टर चौहान भी हर बार अपनी वार्ता में कहते हैं कि हमें सृष्टि के प्रत्येक जीव के बारे में सोचना है, तो वैसे ही आपको हम सब अगर एक जीव से भी शुरुआत करें और उसके माध्यम से, उसके बल से हम बाकी जीवों के संरक्षण की भी बातचीत करें, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा पर्यावरण बचेगा, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से निर्भरता है, एक दूसरे के का जो ताना बाना है उसको हमें समझना है, और जो हम उसके आधार पर हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। तो हम गाय के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचे, गाय के माध्यम से हम पर्यावरण तक पहुंचे, गाय के माध्यम से ही क्या हम पानी में भी पहुंच सकते हैं, तो पानी का संरक्षण कैसे होगा, पानी को हम बचत कैसे कर सकते हैं, क्या अनावश्यक रूप से पानी का जो बह जाता है या जो ज्यादा पड़ जाता है उसको क्या हम जमीन के अंदर डाल सकते हैं, तो क्या गौशाला में ऐसी ही व्यवस्थाएं करने का प्राविधान किया गया है कि हमारी जो गाय पानी पिएगी वो पानी की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, उसको केवल ट्यूबवेल का या बोरवेल का पानी जो कम उसमें है उसको नहीं दें, क्योंकि उस पर भी हमने चिंतन किया है कि आज हमने गाय को पानी पिलाया जिसमें कि बहुत ज्यादा टीडीएस है, और अगले दिन उसका दूध पी लिया। तो ऐसा करके इस चक्र को हम इस चक्र के माध्यम से, चक्र मतलब इंटरकनेक्टेडनेस का जो चक्र है, तो पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित कैसे कर रहे हैं, उस गौशाला में वो पानी पिएगा, पानी का होगा, क्या वो स्वच्छ है, क्या उसकी टेस्टिंग कर अपना ली माइक ऑन है। बंद करिए दादू, आवाज, अगर हाँ आवाज। तो उसका अगर पानी की टेस्टिंग हमने कर ली है और उसमें हमें कुछ अगर गड़बड़ी पाई जा रही है, तो क्या हम उसको ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था करने के बारे में क्या हम सोच रहे हैं। तो ऐसा करके एक ही जगह पर हम सब अपनी ऊर्जा को और अपने विचारों को केंद्रित करते हुए यहाँ की गौशाला को एक उत्कृष्ट गौशाला, एक मॉडल गौशाला के रूप में अगर हम चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि क्या चीज संभव है, उसको कर देते हैं।
जो चीज अभी लग रहा है जरा कठिन है, तो उसके बारे में आने वाले दिनों पर उस पर विचार कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए सब लोगों का सहयोग बहुत ही उत्तम रहेगा। ऐसे जगह पर अगर लोग स्वेच्छा से आते हैं और अपना योगदान करते हैं, तो उनको भी एक नया अनुभव, काम करने का एक अनुभव मिल सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस दिशा की तरफ सोचें और उस पर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम छोटे से शुरुआत करके और जगह पर अपना प्रभाव दे सकते हैं। इस तरह से साथ ही इस तरह की गौशालाएं जहां पर भी बनी हुई है और जगह पर भी जो बनी है, उनकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो क्या-क्या है, कैसे वो काम कर रही हैं, कैसे उसमें जो अच्छी चीजें हो करके वो अपनी गुणवत्ता में सुधार कर रही हैं, कैसे उनके प्रबंधन करने के तरीके हैं जो कि बेहतर है, वर्तमान तरीकों से बेहतर है। उस पर भी अगर थोड़ा-सा शोध कर लिया जाए, जानकारी एकत्रित कर ली जाएगी, तो हम हमसे कुछ गलतियाँ शायद कम होंगी और हम अपने लक्ष्यों के प्रति जल्दी पहुँच सकते हैं। ऐसा भी मेरा निवेदन है। तो इतना मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ मेहरा जी से कि इस पर आप अपने विचार दीजिए और फिर हम सामूहिक रूप से इस पर चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद। ओम। जी ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा की शुरुआत हुई है। एक हैंड रेज और है, तो मैं उन्हें बुला लेता हूं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। आदरणीय योगाहार से मुन्नीलाल जी का हैंड रेज है, तो शायद वो आए। जी ओम। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पवन कुमार जी ने जो आज बात रखी है, और वो बहुत ही उत्तम है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आज जो आपने कहा है आदर्श गौशाला कैसे बने, इसमें आपका क्या सुझाव है, कैसे आदर्श गौशाला बन सकती है? इस पर जो है आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें तो अच्छा होगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए आदर्श गौशाला के लिए, क्या-क्या तैयारी करना है और क्या करेंगे हम कि एक हमारे जिले की आदर्श गौशाला हम स्थापित कर सकें? जी ओ। ठीक है, आपने एक प्रश्न डाला है, तो उस पर भी चर्चा होगी। अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जो केसला में जो होने वाला है उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करें। जी हो वर्मा जी। जी सवाल आदरणीय पवन कुमार जी से था, आदरणीय मेहरा जी। हाँ ठीक है, बाद में अपन कर लेंगे उसको। जी हाँ। जी, भी सुन लेते हैं, ये सुन लेते हैं पहले। चर्चा के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। आप चालू रखिएगा शरद जी। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और जो एक यहाँ पे वर्मी के लिए एक योजना डाली है, जो केसला में गौशाला ली है, उसमें जो सदस्य लोग हैं, हम लोग और भी लोग हैं बाहर के भी, उन्होंने एक 5 पेड़ लगाना है, वहां पे लगेंगे, जिसमें उन्हें 11,000 रुपए अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो 11,000 में उनका जो है एक पेड़ पे 3 किलो केचुआ है, गोबर की खाद भरी जाएगी, और जो उसे इनकम आएगी वो 25% उसमें जो काम करेगा, पानी सींचेगा 45 दिन तक, उसको मिलेगी। और उसके बाद जो 25% है वो गौशाला को मिलेगा, और 50% जो है वो जिसने पेड़ लगाए हैं उसको प्रॉफिट का 50% मिलेगा। सारे खर्चे निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा उसको वो मिलेगा। इसके तहत ये अगर एक गाय से गोबर आप इकट्ठा करते हैं तो इसका टोटल किया गया है कि आपको 2,000 रुपए महीने की एक ऐसी गाय जो दूध नहीं देती, गोबर गोमूत्र देती है, उससे आप 2,000 रुपए पर गाय के हिसाब से आप कमा सकते हैं। ये मॉडल है उसका, और इसमें काफी करीब अभी 180 पेड़ हो गए हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ काफी तादाद में रखाएंगे, और ये योजना जो है वो काफी सफल होने वाली है, क्योंकि वर्मी खाद की आवश्यकता खेतों को
सतत जरूरत है, क्योंकि आज खेतों में जो कार्बन का परसेंटेज जिस तरीके से गिरा है वो बहुत चिंतनीय है। डीएपी यूरिया की अधिक मात्रा उपयोग करने से जमीन में हार्डपन आया है और पैदावार जो है वो कम हुई है और लागत बढ़ गई है। और उसके कारण लागत बढ़ने के साथ साथ जो जैसे गेहूं है या दूसरी चीजें ले लें तो उनमें यूरिया की मात्रा भी जो खाने वाले हैं उनको जा रही है। तो इस तरीके से ये यूरिया डीएपी को कम करने में भी काम आएगा। और इस प्रोजेक्ट को नीचे से जोड़ा गया है जिससे जो काम करने वाला है उसको काम भी मिल जावे, जो पैसा लगाने वाला है उसको पैसा मिल जावे, और गौ माता को भी इसमें 25% के द्वारा संरक्षण किया गया है। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जो हमारे यहाँ काफी तादाद में चलने के लिए तैयार है, और उसके तहत 200 पेड़ हो गए हैं। और अभी एक सरकारी जो डेयरी है उसको लेने का कार्य चल रहा है। अगर मान लो वो नहीं मिलती है 1% में, तो सामने जमीन उसकी लीज पे ले ली गई है, तो वहां पर प्राइवेट गौशाला का भी इंतजाम है। प्राइवेट गौशाला खोली जाएगी अगर शासन उसको किसी वजह से नहीं दे पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो गौशालाएं हैं, माननीय जिलाधिकारी ने बताया कि जितनी जो गौशालाएं सरकारी हैं उसमें सरपंच सचिव का वर्चस्व है, और पूरी उनका जो घर खर्च है वो डेयरी से ही चलता है। वो चलता ऐसा है कि वो वहां पे जो 100 गाय रखने का जो 1,20,000 मिलने का है, तो वो 1,20,000 में वो जो गाय हैं वो रखते नहीं है, 10-15 गाय रखते हैं, और वो 1,20,000 निकाल के वो अपने काम में यूज कर रहे हैं। ऐसी सरकारी सारी गौशालाएं मध्य प्रदेश की, पूरी गौशालाओं का ऐसा शोषण हो रहा है। तो इन गौशालाओं का शोषण रोकने के लिए भी ये कार्य किया गया है। सबसे बड़ा इसका मेन उद्देश्य है कि ऐसी गौशालाओं का शोषण रोकना, गांव के बेरोजगारों को रोजगार देना, पैसे लगाने वालों को पैसे लगाना, और खेती वालों के लिए वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ऐसी गौशालाओं के लिए जो शोषित हो रही हैं, जहां 100 गोवंश रह सकता था, हमारी गौ माताएं रह सकती थी, वहां 10 से 15 गाय रह रही हैं। और ये विधायक भी जानते, सभी लोग जानते भी हैं इसको, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। समाज सेवी भी जानते हैं कि ये परंपरा हो रही है। अब इसको जब से माननीय मुख्यमंत्री यादव जी बने हैं, और लोगों में जागरूकता की भावना भी बढ़ी है पूरे देश में, गाय के प्रति जिस तरीके से जागरूकता आ रही है, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगे हैं। अभी यहाँ पे एक कृषि मेला लगाया था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने, जहां हम और दादू गए थे। वहां हमने देखा कि पेंट बनाना, ईंट बनाना, बहुत सारे दिए, प्रोडक्ट, इतने सारों का बहुत अच्छा एक स्टॉल लगा था जिसमें काफी बिक्री हो रही थी। स्थानीय बच्चे लोग आकर अपना सामान ले जा रहे थे। उसमें मालाएं थी, आपकी बहुत सारी ये आपके पैरदान थे गोबर से बने हुए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जैसे जिसके घर में गाय नहीं है तो वो उसके पैरदान रखकर अपने घर पे जो गोबर की एक पैर के माध्यम से जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी के लिए उन्होंने पैरदान बनाए थे, उसमें उन्होंने गोबर का यूज किया था। तो वो यूज भी बहुत अच्छा एक वो है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे और वो काफी अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे थे, और पैंट बेच रहे थे। आपका उनका कहना था कि जैसे जो पैंट है वो हमारा डिस्टेम्पर जो 200 रुपए लीटर हम दे रहे हैं, वो आप जो केमिकल वाले ले रहे हैं उससे उसकी लाइफ ज्यादा है, और उसमें हल्की हल्की जो गोबर की सेंधी सेंधी जो खुशबू आ रही थी, उससे मुझे लगता है कि वो अब अगर अपने घर में उसकी अगर पुताई होती थी तो वो फिर एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, क्योंकि गोबर की खुशबू से
और गोबर में ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं कि जो बैक्टीरियल फंगस ये वो को रोकते हैं। मेरे बहुत ज्यादा तो मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे एहसास होता है। जी ओम, प्रणाम। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है गौशाला के संबंध में जो जानकारी दी है, और हमारे साथी वहाँ पर गए भी है, देखे भी है। इस गौशाला में सर जो आदरणीय हमारे सर भैया ने उद्देश्य बताया, ये तो है आपका था कि जल पर आप क्या काम करेंगे, पर्यावरण पर क्या काम करेंगे। तो ये योजना भी हमारे इस गौशाला के साथ जुड़ी हुई है। और जिस तरह से हमको जो 6 एकड़ जमीन वहाँ मतलब यदि मिल जाती है तो लगभग 99% तो वो मिल ही जाएगी, पर कुछ थोड़े अड़ंगे आ रहे हैं, वो भी हो जाएगा। और नहीं आते हैं तो जो सर भैया ने कहा, साइड में जो वहीं बिल्कुल पास में जमीन है, उस जमीन को लीज पर लेकर वहाँ काम किया जाएगा। ये तो बिल्कुल तय हो गया है। और सामने ही सर एक तालाब है, उसमें अभी पानी भरा हुआ है। हमारी भविष्य की योजना ये थी कि उस तालाब के चारों ओर उसको थोड़ा और गहरा करवा करके, और जो बांध बनेंगे उस चारों ओर उस पर जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। और जो आपने कहा कि क्या बच्चों का, हमारे जहाँ हमारी गौशाला है उससे थोड़े पास में जो है स्कूल है, तो मुख्यमंत्री के नाम से वो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो उस स्कूल के छात्र छात्राओं को उसमें जोड़ा जाएगा। वहां पर जो है उनसे नर्सरी लगवाने का एक मन में विचार है कि उनसे एक नर्सरी लगवाई जाएगी। उस नर्सरी से भी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट होगा, पर्याप्त मात्रा में, चूंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है, विभिन्न तरह के जो बीजों को एकत्रित करके, अलग अलग प्रकार के बीजों को एकत्रित करके अलग अलग प्रकार के वृक्षों का वहां पर नर्सरी बनाई जाएगी। उस नर्सरी के माध्यम से उन बच्चों को भी जिस तरह हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट में जो योजना लगाई है, उसी तरह से उन बच्चों को भी उस नर्सरी के माध्यम से जो भी आय होगी उनको भी उसका कुछ भाग दिया जाएगा, जैसे 25% है। तो इस तरह, और जो तो हमारा जो 6-5 एकड़ खेत है, उस खेत के बाउंड्री पर भी ये वृक्षारोपण किया जाएगा, ऐसे हमारे मन में है। दूसरे, हम शाम जो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में आदरणीय हमारे बहुत सारे लोग उस में जुड़ते हैं, और उनके अपने अपने अनुभव है, उनके अनुभवों का भी लाभ लिया जाएगा। अभी एक नीति बहन जी जो बिहार से हैं, वो अभी जुड़ी, और वो अभी हमारे बर्मन घाट यानी नरसिंहपुर में ही रह रहे हैं। वो भी इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो चीज मैं बना सकती हूँ तो मैं आपके पास आकर के इसका प्रशिक्षण भी दूंगी, और जो चीज मुझे नहीं मालूम है उसको सीखूंगी। तो इस तरह से 21 को कल हमारा सर उद्घाटन हो जाएगा, चाहे वो गौशाला मिले या नहीं मिले, वहां पर काम किया जाएगा, ये पक्का तय हो गया है। और कल से जो है, वैसे संभावना 3 दिन में विधायक महोदय ने बोला है कि 3 दिन में आपको गौशाला दी जाएगी, तो कल के 3 दिन बाद हमको गौशाला जो है मिल जाएगी। और फिर 22, 23, 24, 25 इन दिनों में हमने वहां पर सारे जो हमारे जो जुड़ने वाले लोग हैं सबको आमंत्रित किया है कि वो आए, और आकर के इसमें जो जो करते हैं वो सब आकर के बैठे, अपने विचार करें। ऐसे सारे लोगों को बुलाए हैं। अब कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, ये धीरे धीरे जानकारी बहुत सारे लोगों ने कहा है, हम लोग आ रहे हैं। और उस चर्चा होगी, उस मंथन उसको हम मानेंगे, तो निश्चित रूप से महिलाओं को, युवाओं को और विद्यार्थियों को सबको जोड़ करके काम करने की योजना है। आज ही दोपहर में 2 बजे से वहाँ के युवाओं को जो है हमने आमंत्रित किया है, उनकी मीटिंग ली जा रही है। और लगभग ऐसा अनुमान है हमारे, कल हम बताएंगे, अभी तो हमने ऐसा अनुमान लगाया कि 50 युवा जो है आसपास के आएंगे, और युवाओं जो है इस बात को 3 दिन से चर्चा हो रही है, आएंगे, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से वो हमारे साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं और रोजगार भी कर सकते हैं। इस तरह की योजना लेकर के सर
ये योगाहार के माध्यम से किया जा रहा है। आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी, उनके पास जो बर्मी बेड रखे हुए थे, हमने उनसे 5 बर्मी बेड पहले ही खरीदे हैं और पहुंचा दिया। अशोक पटेल हमारे साथ गए थे और हमारे योगाहार के 4 सदस्य और भी वहाँ शाला में गए थे। तो आपने उनको बर्मी बेड उनके पास रखे थे, उपलब्ध कराए, उनको लगा देंगे और धीरे धीरे अलग अलग अभी 2 और लोगों से जो मेरी चर्चा हुई है, जहाँ से हमें केंचुआ प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि और सूक्ष्म जीवों का, तो जब हम मान लो हमारे 100 बर्मी बेड लग गए या 200 बर्मी बेड लग गए, एक बर्मी बेड से मैं लगभग 20 से 22 कुंटल गोबर डाला जाता है और वो 17 से 18 कुंटल पक करके हमें मिलता है। जब इतना बर्मी खाद हमको मिलेगा, निश्चित रूप से वो खेत में जाएगा। और जैसे कि आदमी हमारे संतोष सर कहते हैं कि बर्मी खाद जो है सूक्ष्म जीवों के लिए सबसे अच्छा होता है, गोबर का जो बना हुआ, तो वो निश्चित जब खेत में जाएगा तो बहुत सारे जीवों का संरक्षण अपने आप होगा ही होगा। क्षेत्र जैसा वो इस तरह से कि बिल्कुल वहाँ पानी का अभाव है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर असिंचित जो है खरीफ की फसल ज्यादा होती है, जिसमें जिनको हम श्री अन्न कहते हैं, ज्यादा वहाँ पर बोया जाता है। तो ये श्री अन्न के माध्यम से खेतों में जाएगा तो श्री अन्न भी वहाँ से प्राप्त होगा। उस श्री अन्न को प्राप्त खरीद करके फिर उसे जो है अच्छा, हम लोगों का जो विचार है, जैसा कि हमारे जो गुरुजी हैं जिनकी प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चीज हम कर रहे हैं ये कोई उन लोगों के लिए नहीं है। जैसे वो उदाहरण में कहते हैं कि आज गाय का घी जो है वो 5,000-7,000, इसको कौन सामान्य व्यक्ति खा पाएगा। हम काम कर रहे हैं सामान्य व्यक्तियों के, हम काम कर रहे हैं सामान्य व्यक्तियों का सहयोग लेकर के, तो हम उन्हें ही देंगे। और जो हमारे जो चीज हम बनाएंगे उसकी लागत भी हम, उसकी कीमत कम करेंगे, उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, परंतु उसकी जो जैसे आज जिस भाव से बिक रहा उस भाव से हम नहीं बेचेंगे। आपका उनका स्वयं का अनुभव है कि उन्होंने गिर गाय के घी को जो है 299 रुपए वो आधा लीटर घी दे रहे हैं। और किस तरह से उसको करते हैं, बहुत उनकी एक अपनी अद्भुत बातें हैं। तो इस तरह से हम लोग अन्न बनाएंगे जो बाजार में बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं, उनको इतना करेंगे कि वो सामान्य लोगों के पहुंच में रहे, उसको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं लेंगे। तो ये ऐसी कुछ चीजें हम लोगों ने तय की है, उसको भी बांध लिया है कि होगी इतनी कीमत पर ही हम लोगों को देंगे, जिससे कि जो हमारे सामान्य जन है वो भी उसको प्राप्त कर सकें। और गोबर और गौमूत्र के माध्यम से जो भी चीजें हमें बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पंचगव्य के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी वहां पर आते हैं। और कल हमारी जो चर्चा हुई उसमें एक निष्कर्ष ये निकला कि जिन लोगों ने आदरणीय राजीव दीक्षित जी से जो चीजें सीखी है उनको इतना महंगा कर दिया है कि सामान्य लोगों से दूर हो रहे हैं, और उसके कारण जो है लोग जुड़ नहीं पा रहे। अब एक दिया जो बन रहा है वो 5 से 7 रुपए में बेच रहे हैं। ये जो इतनी महंगी चीजें हैं, घी जो बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं 5,000-7,000 रुपए में, तो उनकी ये तो बिक नहीं पा रहा है। उनका एक तो बिक रहा है, परंतु जो दूसरे लोग हैं उसको नहीं खरीद पा रहे। हम लोगों का ये मान है जो सामान्य जन है उन तक भी वो अच्छी चीजों की पहुंच हो, और यही बात हम आज युवाओं से कहने वाले हैं, उनसे आग्रह करने वाले हैं कि आप से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे काम हैं के माध्यम से हम ये करेंगे और उन्हीं लोगों से इनको बिकना भी। आदरणीय शरद वर्मा जी का इसमें एक चीज छूट गई थी इसमें, तो मैं और सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें बिक्री के लिए हमारे पास बर्मी में है जो हमारा रेट है वर्मी खरीदने के लिए 4 रुपए में, जो थोक में जो हमारे से 50 टन 100 टन जो खरीदेंगे
उनका भी हमारे से दस्तखत हो रहे हैं, वो लोग भी लेने के लिए तैयार हैं। तो ये एक मेन पॉइंट छूट गया था। तो वो जो बर्मी हमारे से इतनी तादाद में लेने वाले हैं, वो भी हमारे लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमें बर्मी देवें, और इतनी तादाद में जो बर्मी है हम हमेशा आपसे लेते रहेंगे, और आप जितना बनाओगे बर्मी आपको इस रेट में हमें आपको देना है। फिर हमने उनका पता किया कि वो लोग प्रोम बनाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट वो आगे के बनाते हैं जो कि हमारे वर्मी के बाद उपयोग होने वाले हैं, तो वो लोग उसमें उसका उपयोग करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको बना बना के देते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे ही आपका जिस दिन ट्रक माल जाएगा आपकी सेम डे पेमेंट कर दी जाएगी। जी ओम प्रणाम। अब मैं आदरणीय हमारे जो प्रश्न था हमारे यादव जी का, उस प्रश्न के उत्तर में मैं आदरणीय पुनः पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं। उसके पहले मैं चाहूँ राउत सर जी यदि कोई अपना सुझाव देना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं, वो भी हमें सुझाव। मैं पवन सर को आमंत्रित करता हूँ। जी राउत सर। जी जी दादू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पुनीत कार्य आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, बहुत सुंदर कार्य है। और निश्चित रूप से जिस प्लानिंग से आप कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जब भी सर जैसी इसमें एक जरूरत। आपसे सलाह भी चाहिए हमें कि जो हम लोग जी ट्राइकोडर्मा बवेरिया इसमें यूज करना चाह रहे हैं, तो हमारे केचुए पे तो असर नहीं आएगा? बिल्कुल असर नहीं आएगा भैया। ट्राइकोडर्मा बेवेरिया से आपके केंचुए पे असर नहीं आएगा। हमको इसको जब हम उसको नेक्स्ट उसमें जाते हैं कि हम किसान को देने की बात कर रहे हैं, तो उसी समय इसको मिलाएं और उस समय उसको वो कर दें, तो हाँ वो। वही की जाएगा सर जी। हाँ, वही वही सबसे बढ़िया है। और जो दूसरे इंडस्ट्रीज वालों को देने के बजाय अगर हम इसको किसानों के पास ज्यादा बेचें, तो पहली प्रायोरिटी अपन किसान को रखें कि अगर किसान से नहीं हुआ तब फिर हम लोगों को दें, सर क्योंकि वो ये। यही कि हमारे यहीं पे प्रोम बनाती है हमारे जिले में, और वो हाँ, महिला समूह है जो प्रोम बनाती है। तो चलिए। उनको इतना सस्ता जो है वर्ग नहीं मिल पाता है। तो नहीं हमने उन चलिए। ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं उनको देने का इसलिए किया है कि उनका भी स्वरोजगार, जो महिलाएं हैं 1000 महिलाओं के ग्रुप ने एक प्रोम की मशीन डाली है, तो उन महिलाओं के ग्रुप को हम ये उपलब्ध कराएंगे। और वो जिला पंचायत के माध्यम से वो हमारे क्षेत्र में वो किसानों को ही वो प्रोम डीएपी की जगह यूज करने को देंगी, जिनमें कम से कम रेट रखे गए हैं। जी हो। जी जी, बढ़िया भैया। दूसरा ये बढ़िया बढ़िया वो है आपका। और मतलब उन लोगों का भी जो मेरे ख्याल से प्रधान का महासंघ होगा, क्योंकि उनका महिलाओं का महासंघ है और वो हर जगह बनाते हैं। ये जिला पंचायत भारत सरकार का है सर ये। अच्छा अच्छा, ये उसका है। ये जिला पंचायत भारत सरकार का ही होता है, जो जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वही है। नहीं, एनआरएल। प्रधान वाला जो है वो प्राइवेट है, और ये प्रधान जो है वो प्रधान वाले भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनके पर भी वहाँ काम बने बहुत हुए हैं अच्छा आपके कर रहे हैं वो। जी केसला में आपके सुक्तावा में उनके जो बने हुए हैं, जैसा सर ने बताया था, तो मैं भी वहाँ पे गया था एक दो बार प्रशिक्षण के लिए। यादव जी वहाँ पे रहते थे उस समय, आजकल वो मिनिस्ट्री में है। तो मैं दूसरा ये कह रहा था, गौमूत्र के ऊपर भी उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो बढ़ाइएगा कि गौमूत्र से क्या क्या चीजें जो जो हम बात कर रहे हैं बाकी चीजों की, आग्नेयास्त्र नीमास्त्र वगैरह। और तीसरा ये था कि इसमें जो हम मेड़ों पे जो पौधे लगाए हैं, तो वो दो तरह के पौधे हम लगाए। एक तो जो जिनसे हम जानवरों को चारा वो कर सके ऐसे, और दूसरे जिनसे हम कुछ ये औषधि निर्माण कर सके, मतलब नीम के आपके करंज के आपका धतूरा, ये जो चीजें जो हमको उसके लिए लगेगी, हम जो जीवा वो बाग्नेयास्त्र नीमास्त्र 10 पर्णी इस तरह के काढ़े बना के इसका भी सेल की व्यवस्था की जाए, तो ये हमको थोड़ा सा जो आपकी डेयरी को और थोड़ा सा आर्थिक मजबूती देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम समन्वित उसको सारी चीजों में व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। जी ओम।
जी दादू, शायद अब मैं आदरणीय सिंगोरिया जी को बुलाता हूँ कि उन्होंने काफी उनसे काफी गौ संरक्षण में काफी मजबूत है, तो वो भी अपना सिंगोरिया जी विचार रखें। सदन को सादर नमन। नहीं, ऐसा कहने कुछ नहीं, सभी वक्ताओं, पूर्व वक्ताओं ने अपने मंतव्य रखे हुए हैं। मैं बस यही सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे राउत सर ने बताया कि पौधे लगाएं, तो उसमें यदि हम मोरिंगा को ऐड ज़्यादा करें तो एक तो हमारा जो है पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा, वो भूमि सुधार भी होगा। इसके अलावा उसकी पत्तियां जो है अपने उनके लिए गायों के लिए भी हो जाएंगी, और सबसे बड़ा उसका पर्यावरण के लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अपना जो उसमें बर्मी तैयार होगा, उसके लिए भी उसकी सूखी पत्तियां उसमें अपन डाल देंगे, तो उसमें भी बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और जैसे कि सिंगोरिया जी, आपने बहुत अच्छे वो दिए थे जो देवास से जुड़े थे। उन्होंने जी बताया कि हम जो कार्बन बनाएंगे वो 82% तक कार्बन, उनके पास छोटी मशीन है, जी वो सभी गोपालक वो मशीन का यूज कर सकते हैं कार्बन बढ़ाने में, क्योंकि इस समय जमीन का जो कार्बन जा रहा है जी वो जी 0.30 0.40 जा रहा है। बहुत जी जी तेजी से जो कार्बन गिर रहा है, और बहुत ज्यादा, मतलब आगे आने वाले समय में इतनी बड़ी समस्या आने वाली है जी जो कि ये गौ माता ही उसको बचा सकती है। अगर जी 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 इसमें आपने जो अतिथि लाए थे कभी अपने योगाहार में उनको मुख्य अतिथि बनावे, तो मेरे ख्याल जितने भी गोपालक हैं उनको सभी को बहुत फायदा होगा। कौन से याद नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा। जो देवास से जुड़े थे, वो मैं नाम तो मेरे पास दादू के पास लिखा हुआ है जी, मैं और है, चलिए एक बार उनको अपना उन्होंने आमंत्रित कर लूँ। आपका जिक्र किया था। और मैंने आज तक जितने भी गोपालक, जितने भी ट्रेनर हैं, जी वो जी जी आपका नाम जरूर बोलते हैं, ये मैंने देखा है। और आप ना हमारे इस सदन में भी आप ऐसे लोगों को जोड़िए, बहुत जी जरूरी है। जी, मैं कोशिश और करूँगा। इसके जी माध्यम से अगर देखिए, आपके एक प्रकार से 2 माओ का संरक्षण हो रहा है, 2 क्या जी जी 3 माओ का। जी जी आप समझिए, गौ माता का हो रहा है, जी धरती जी माँ का हो रहा है, जी और जी ये जो अन्न पैदा होगा वो घर की माँ का भी इसमें जी जी संरक्षण होगा। जी जी। इसलिए आपसे नर्म निवेदन है कि नहीं आप नहीं अच्छे से नहीं नहीं, अच्छे जो लोग ये तो मेरी ड्यूटी है आप लेके ये तो मैं आइए, और बहुत अच्छा आपका जितनी कोशिश। काम है। मैं नहीं, अब मैं आपका प्रणाम काफी करता कोशिश। हूँ आपके काम को। नहीं जी नहीं, जी, अब मैं काफी बहुत कोशिश कर रहा बढ़िया हूँ काम है आपका। जी। नहीं, सबसे बड़ा ये है कि जो अपना जो मॉडल तैयार हो, वो कोऑपरेटिव मॉडल तैयार हो रहा है, ये कुल मिला के। ये कॉपरेटिव, इसमें कहीं जी कोई छुपा जी नहीं है, जी जी सारा जी है। जी और माल भी हम ऐसे जी लोगों को दे रहे हैं जो महिला समूह है, जी जिनकी जी जर्मनी की मशीन आई हुई है प्रोम बनाने की, तो जी उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और पूरा बहुत अच्छा ये वो है, मतलब जी। इसमें, और आप जैसे लोग ही इसकी मदद से ये हो पा रहा है। जी मैं एक लोग और हैं अपने प्रयागराज से, जो उस बार जुड़ नहीं पाए थे, उनसे भी बात हुई है। तो वो भी वहाँ पे रुक सकते हैं, वो कुछ दिन के लिए रुक भी सकते हैं, और वो काफी अच्छा काम है उनका फील्ड में। वहाँ तो रुकने के लिए सब जी हॉल वगैरह सब जी ले लिए गए हैं। जी जो भी ट्रेनर्स आएंगे उनकी पूरी तैयारी है, और काफी अच्छा वो है। अगर जी सरकार इसमें अपना गौशाला देती है, जी और इसमें हमने मुन्नीलाल सर जी से भी बोला है कि मदद करें। अगर वो गौशाला नहीं भी मिलती तो भी नहीं, वो तो जो नहीं पशु उससे बाहर रोड पे नहीं चल रहे हैं, तो हम 100 गाय लेके नहीं उसको शुरुआत करें। नहीं, वो तरीके अपन उस दिन चर्चा कर लेंगे। वो गौशाला तो अपन को मिलेगी, उसकी तरीका भी आप तो लायर का फायर छोड़ेंगे तो उस दिन मिल जाएगी जी जी। भाई तो साहब, वो गौशाला मिलेगी और जितनी आपको चाहने वो भी मिलेंगी। आप कैसी बात नहीं, कर रहे हैं, वो तो अच्छा अपन उस काम दिन करने चर्चा को। करेंगे। भाई साहब, उस दिन वो हाँ, गौशाला का तरीका भी है मिलने का, वो भी और मिलेगी, वो तो सवाल है। वो तो ये थोड़े से जो जो स्वार्थी हैं, जैसे आप सर भैया ने कहा कि उन्हीं गाय का नाम से खा रहे हैं, जो विधान, मतलब ऐसे लोग हैं वो थोड़े निस्वार्थी है। उनको लग रहा है कि हमारे इससे जो है ये नहीं, चला जाए। मेरा तो ये मानना है कि जो जितनी भी गौशाला है, माननीय मुन्नीलाल सर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को खास करके मध्य प्रदेश में, ये गौशालाएं हैं, ये मुनि और ये ऋषि और सरफिरे लोग चला सकते हैं इसको। जो बिल्कुल जैसे हमारे सिंगोरिया जी हैं, जो मतलब अंदर से जुड़े हों गौ माता से, वो लोग चला सकते हैं। जो समय पैसा जो कुछ नहीं देखते,
वो ही लोग इसमें आवे, और जिनका, जैसे आप सरपंच सचिव यहाँ आदिवासी है केसला ब्लॉक में, तो वो उनकी रोजी रोटी चलना, मतलब जी वो हाँ, लोग इससे सभी जुड़े, जगह और इस सभी जगह बहाने से पूरे मतलब होशंगाबाद की 34 गौशालाएं हैं, और 34 गौशालाओं में अगर गोवंश जोड़ा जावे तो किसी में 15, किसी में 20 है, और उनकी हालत बाहर घूम रही गाय से ज्यादा खराब। ये बड़ी चिंतनीय बात है। तो नहीं, हमारे हमारा हमारे तो पास ये भी है कि हमारे जी पास भी एक 12 किलोमीटर दूर एक गौशाला थी, वहां भी यही स्थिति थी। हमने जो है सीधा कलेक्टर को अवगत कराया, उससे पीओ को, और तो कलेक्टर ने वो अपने पूरी जांच करवा के वो अपने उसमें हैंड ओवर ले ली। और उससे चर्चा चल रही, तो बोल रहे कि आप देखना कल कोई एक ग्रुप आपका तैयार हो तो उसके माध्यम से आप भी चला सकते हैं। तो हमने तो अभी तो फिलहाल मना कर दिया, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता उस वजह से। तो और अपन को प्रधान संस्था का भी सहयोग मिल जाएगा, वहाँ भी काफी स्पेशलिस्ट लोग हैं, काफी लोग विशेषज्ञ लोग आते जाते हैं, उनका भी एक मार्गदर्शन मिलेगा। जी 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 वो अभी जी गो पे काम ज्यादा कर नहीं रहे। मैं वहाँ का जी वो मेंबर भी हूँ उनका, जी। हाँ, हमने एक दो आपको बार बता दूं। तो हम एसएचजी को वो इस लेके वहाँ समय पर रैली की। मुर्गियों पे काम, उनका मुर्गियों पे चल रहा है, और हाँ, उन्होंने आसपास गाँव में भी गए थे। जो जी जी वहाँ पे लगभग 500 जो आदिवासी के यहाँ वो मुर्गी के बच्चे देते हैं, और जी जी। उनका हाँ एक कमरा बना के उनको बच्चे देते हैं, और फिर उनसे वो एक वजन के हिसाब से परचेस कर लेते हैं। जी। और हाँ, दूसरा आसपास के उनका काफी गाँव मशरूम में का है। चल रहा है, वो जी मशरूम का बीज देते हैं और जी मशरूम जी। खरीद लेते हैं। अच्छा जी जी। जी तो मैं और भी जितने स्पेशलिस्ट है इसमें कोशिश करूंगा जोड़ने की, मैं जितना भी हो सकता है मैं। जी। जी जी वो जी जी मार्गदर्शन नहीं, करें। जी सिंगोरिया जी, आपको थोड़ा सामने आना पड़ेगा, आप छुप जी। के काम नहीं नहीं कर नहीं, आप सक्षम है, आप वहाँ पे हमने पहचान लिया है अब आप हाँ बिल्कुल। अब वो क्या सदन है, अपना थोड़ा मैं चाहिए। उसके टेक्निक में आपको अच्छा नहीं लगेगा सदन में बताना, उसकी टेक्निक वहीं अपन बैठ के चर्चा कर लेंगे उसकी। जी 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 नहीं शरद भैया, बहुत। अभी जी जी आदरणीय अब पवन और कुमार कोई सर का को हैंड रेज आमंत्रित। हो? जी जी। जी, जी आदरणीय पवन आदरणीय कुमार सर को आमंत्रित करें। जी, आदरणीय शरद भैया। आदरणीय पवन सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो जी जी, बहुत बढ़िया चर्चा है, बहुत बढ़िया प्लान बना रखा है। तो कल के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा इसमें ये भी सुझाव है कि क्योंकि वहाँ पर कुछ जगह पर आप खेती करेंगे, जो भी चारा उगाएंगे, बाकी सब चीजें करेंगे, और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से भी बिक्री भी होगी, और स्थानीय वहीं पर उसकी जो गौशाला है वहाँ की एक बार मिट्टी की जांच भी करा लें, पानी की भी जांच करा लें, जिससे कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब पुनः उसी जगह पर जहाँ पर खेती होती है, जो भी होता है वहाँ पर, उसकी पुनः जब जांच करें तो अंतर ये पता लग जाए कि हमारे सॉइल कार्बन में कितना अंतर आया हमारे कार्यों से। क्योंकि वो कुछ ना कुछ ये बहुत अच्छा बढ़ोतरी। बताया सर आपने। ठीक है, तो एक बेस लाइन हो जाएगी, और फिर उसके बाद पुनः आप कह सकते हैं कि हमारे इस कार्य से हमने अपनी खेती में इतना अंतर किया। तो ये मॉडल भी होगा जो आपको छात्रों को बता सकते हैं, बाकी किसान जो भी आएंगे उनको भी बता सकते हैं कि हम अपने आप अपनी जमीन का मूल्यांकन पहले करके, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए हम मूल्यांकन करके 2 साल के बाद कितना अंतर आया, हमें फिर पूछने की जरूरत नहीं कि मेरी मिट्टी अच्छी हुई है कि पहले से क्या हुआ है, जो अभी है उसका एक डिफरेंस पता लग जाएगा। तो जैसा जो तरीका है, एक तो केमिकल तरीका है, लेकिन इसके अलावा वहां पर केंचुए की क्या स्थिति हुई, क्या केंचुए पहले के मुकाबले बड़े, कम हुए, बराबर हैं, तो ऐसा कुछ चीजें हम कर सकते हैं जो कि जिससे कि अब पता लग जाए कि खेत में क्या सुधार हुआ है, मतलब केमिकल तरीकों के अलावा भी। तो इस विषय पर भी आप सोच सकते हैं। साथ ही जो जी तालाब वाली जो बात बताई है, मेहरा जी ने कहा था कि पास में एक तालाब भी है, तो उस जी तालाब जी को सुंदर बनाते हुए उसमें उसके बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी का संरक्षण भी हो गया, उसके पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी। आपने बताया था कि उसको गहरा करेंगे, तो जहाँ-जहाँ पर ऐसी संभावना है कि पानी का संरक्षण हो पा रहा है, पानी को हम रोक पा रहे हैं, और उसको सुंदर बनाने के लिए पेड़ लगाने के अलावा कुछ और
चीजों में उसको परिवर्तित किया जा सकता है कि उदाहरण के लिए मुझे मालूम नहीं कि कितना बड़ा तालाब है, लेकिन अगर वो ठीक ठाक हालत में है तो उसके किनारे 1 हेक्टेयर का है सर, 2.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ का है, तो बहुत ही बढ़िया है। और उसको इस दृष्टिकोण से कि क्या उसमें एक पेडल बोट लगा के उसका इस्तेमाल लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें आप फीस लें जब बाहर से जो भी आए, तो ऐसी भी जी, चीजों जी, की या तो उसके आसपास चलने के लिए एक रास्ता भी बना लिया आपने। आने वाले समय पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा तो उसमें एक रास्ता बन गया, तो उसके किनारे भी लोग पैदल चल रहे हैं या उसके किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो उसकी भी सुंदरता अपने आप में बनती है और एक बड़ा सुंदर-सा एक स्थान के रूप में वो स्थान डेवलप होगा। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो वहाँ पर संभव है, जिससे कि हम अपने जितने भी तत्व हैं, पंच तत्व जो भी हैं, उसका उपयोग करते हुए हम उसमें गुणवत्ता में और उसकी यूटिलिटी में, पब्लिक यूटिलिटी में सुधार कर सकते हैं। ऐसे सब चीज़ों की तरफ भी हम सोच सकते हैं। एकदम से तुरंत नहीं होगा, धीरे-धीरे करते हुए इन सब संभावनाओं को भी तलाशा जा सकता है। तो इसको एक स्थल के रूप में, केवल एक गौशाला के रूप में ही नहीं, बाकी अन्य प्रयोजनों के लिए भी इसकी उपयोगिता के ऊपर आप विचार करेंगे तो ये गौशाला ही नहीं, बल्कि एक स्थान जिसमें कि एक लोग आकर के देखना चाहें, वहाँ पर बैठना चाहें, वहाँ आनंद लेना चाहें, वहाँ पर गौ सेवा करना चाहें, तो ऐसी यूटिलिटी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आपने भी बता दिया कि वहाँ हॉल बना है, तो कोई वॉलंटियर आके या कोई भी ट्रेनर आकर के वहाँ रुक सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इतना बस अभी तो मुझे फ़िलहाल इतना ही मुझे ध्यान आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी थी अभी ध्यान में छूट गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप नहीं चर्चा सर, करेंगे। इसमें आपका हमेशा सहयोग लगेगा और पूरे सदन का। तो बिल्कुल। इसमें जी, जी, सर, इसमें बिल्कुल, पूरी मदद की ज़रूरत है इस मॉडल को खड़े करने में। बिल्कुल। सबकी दुआओं की और सबकी इच्छा शक्ति की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, तो सभी हम लोगों को ये उपलब्ध कराएँ। और सर, आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी समस्या चारे की होती है, जो हाँ, गाय के लिए भूसा इकट्ठा नहीं होता है, वो एक चैप्टर छूट गया था, मैं उस पे भी आपको बता दूं। हम लोग जो साइलेज उपलब्ध करा रहे हैं, वो गौशाला जब इनकम में आ जाएगी, वो जब फायदे में आएगी, उस फायदे से हम वो पैसा लेंगे। हमारा एक वो है। और अभी हम लोगों ने वहां पे लगभग 30 टन साइलेज उपलब्ध कराया है और हम लोग इस तो तेजी से चल रहे हैं। और नहीं भी सरकार की मिली तो प्राइवेट खोली जाएगी, और प्राइवेट की जगह नहीं खोली तो हम हमारी खुद की जमीन में खोलेंगे। जी ओम, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पर चूँकि जगह काफ़ी है, तो क्या वहाँ पर नेपियर ग्रास या अन्य तरह की घास है, जिससे हरा चारा उपलब्ध हो जाए साइलेज के अलावा? उसके ऊपर नेपियर भी। लगाएंगे सर, हाँ जी, नेपियर क्या लगाएँगे? लगाएंगे सर, नेपियर। हाँ हाँ, जी। नेपियर घास को। तो जी नेपियर जी। घास का मेरा एक अनुभव है। मैं एक जी बार जब एक भ्रमण कर रहा था कुछ समय पहले, मुझे एक किसान मिला जो के पास बहुत कम जगह थी और वो इंटीग्रेटेड खेती अपनी कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि नेपियर घास को लगाने का उनका तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि वो एक गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में आप खाद को अच्छी तरह से भर देते हैं, मतलब पोषक तत्व जितने भी हैं, और उसके ऊपर नेपियर की घास जब लगाते हैं तो उसकी एक ही बूटी से जो उत्पादन होता है वो कई सारे एरिया के बराबर नेपियर घास पैदा हो जाती है। हाँ, तो वो ऐसा राउंड अगर। विधि कहलाती है सर, वो हाँ, हाँ, हाँ। एक गोल राउंड बना के उसको हाँ, करते हैं। राउंड। हाँ, उसमें खाद भर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा उत्पादन एक ही जगह से बहुत ज़्यादा उसमें मिल जाता है। तो ऐसा करते हुए भी जगह कम का में भी रखते हुए न्यूट्रिएंट की इसमें उपलब्धता अगर का। नेपियर को अपन 4 बाई जो बेड है अपना 4 फीट दूर पे, और अपन 1-1 फीट पे नेपियर को लगाते हैं, तो जो इसकी साइलेज जो काटने वाली मशीन है, ट्रैक्टर चलित होती है, तो वो सर 1 घंटे में 1 ट्रॉली काट देती है। मेन जो आता है इसमें काटने में प्रॉब्लम ये आती है कि जो लेबर्स होती हैं और जो अपन लोग कटवाते हैं, तो वो उतनी तादाद पे नहीं काट पाती हैं। कोई प्रोग्राम आ गया या ये आ गया कि भैया आज तो हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो अब गाय भूखी तो रह नहीं सकती। तो ये जो ट्रैक्टर चलित जो हमारे काटने के यंत्र है, वो बहुत अच्छे आ गए इस समय।
और उस पे सरकार सब्सिडी भी दे रही, और वो लेकिन थोड़ा हायर एचपी पे चलता है। वो मेरे पास जो है वो 90 एचपी ट्रैक्टर पे माउंटेड है ये, और ये दिन भर में करीब 8 एकड़ की फसल काट सकता है। 8 एकड़ अगर आपकी घास लगी हो तो इसको काट के कुट्टी करके और ट्रॉली भर देता है। तो इतनी क्षमताएं हैं। हम लोग अगर सही ढंग से नर्मदापुरम में पालेंगे तो हमारी क्षमताएं 1 लाख पशु को संभालने की है सर। और यहाँ 10,000 से ज्यादा ऐसे पशु नहीं है जो हमारी तहसील में घूम रहे हैं। तो हम बहुत इजी से, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इसका हम लोग इसको जीत जाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें कुछ राजनीतिक में मुन्नीलाल सर की जरूरत है, और कुछ सिंघोरिया जी की हमारे को सख्त जरूरत है। तो ये सर कुछ कुछ है जो हमें इस योगाहारियों से ही हमें हो पाएगा सर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल गाय को करने में, और इसमें और भी कई सारी तकनीक आ रखी हैं जिसमें कि उसको गाय के ट्रैकिंग का मैकेनिज्म है। मैं उसको जरा पढ़ूंगा, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, तो मैं सर, उसको एक पढ़ के सलाह आपको और आपसे लेनी थी बताऊंगा। कि हम केचुए की कौन सी वैरायटी ले में, केचुए की वैरायटी सर हमें थोड़ा सा उसमें। मेरे ख्याल से इसमें डॉक्टर रोशनलाल जी बता पाएंगे उसमें कि वहाँ के हाँ लिए सर, जो इसमें उपयुक्त हमें वैरायटी। जो चाहिए सर, कोई मतलब कचरा और गोबर दोनों खाने वाला। मैंने सुना है कोई गोबर ही खाता है, कोई कचरा ही खाता है। तो वो थोड़ा सा माइंड में एक सोचा हुआ है, तो वो राव साहब से अगर उस पर मिल जावे सलाह। है भैया, वैसे तो हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं आइसिनिया फिटिडा करते हैं। कुछ अमेरिकन वो भी है जो कि मतलब उसकी फीडिंग हैबिट ज्यादा है, तो वो गन्ने की पत्ती ये वो मतलब जो काफी वैसे जो मटेरियल है उनको भी खाता है। पर ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो मिल रहा है क्या नहीं। दूसरा क्या है, इनके अपने दुष्प्रभाव भी है, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारी चीजें भी है। तो वो भी एक बार देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने यहाँ के लिए रिकमेंड अभी हुए हैं या नहीं। तो उस पर थोड़ा सा मैं और बात फिर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी आइसिनिया फिटिडा जो है उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो जो केचुए की प्रजाति है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या वो जो दूसरे तरह के केचुए हैं उनको अपने यहाँ के लिए इनको रिकमेंड कर पहचानते दिया। कैसे हैं, पहचान क्या है कि ये कौन सी वैरायटी कैसे पहचाने इसको? वो भी मैं थोड़ा सा देखूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा उस पर अभी मैंने काम नहीं किया। मतलब मेरा अनुभव भी आपके बराबर ही मान के चलिए। पर यह है कि थोड़ा सा उसको जो वो है, अलग अलग तरह की जो वो किस्में हैं जो उनकी स्पीसीज है, वो मतलब अलग अलग तरह से खाती है, फीडिंग हैबिट्स उनकी अलग अलग है। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा जी। जी ओम, सर, जी सर। मैं ये बर्मी के बारे में थोड़ा सा आपको एक बात बोलना चाह रहा था। मेरे मित्र थे कैप्टन मिलिट्री में, तो उन्होंने बर्मी पे बहुत ज्यादा काम किया था कि मतलब जो तरह तरह के बर्मी हैं वो उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने एक बुकलेट भी मुझे दी थी उसकी। तो मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो बुकलेट है, यदि आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें कौन से बर्मी किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में भी है। तो वो बिल्कुल दिलवाओ, मैं और मैं आपको दे बहुत दूंगा। जरूरी, वो बहुत बुकलेट जरूरी है है मेरे भैया पास, मैं मुझे। आपको वो जी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो कम से कम 50 पन्ने की मतलब 50 पेज की है A4 में, तो वो है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। हरेंद्रा जी वो का मैं एड्रेस है, जिनके एड्रेस हैं कृपया। हाँ, बैनी सिंह भैया कुछ बोल रहे हैं क्या? आपका है? जी जी आदरणीय, बताइए। केचुआ का जो विषय समझना चाह रहे हैं आदरणीय, उसके बारे में बोलना चाह रहा था मैं। हाँ जी। जो जो इटालियन जो केचुआ होता है ना, वो लाल कलर का होता है और वो छोटा होता है और केवल गोबर ही खाता है वो। और अपना भारतीय केचुआ होता है ना, वो थोड़ा सा उसका कलर सफेद होता है और कम से कम 1 फीट लंबा होता है वो। और अपने यहाँ सभी जमीन में वो पाया जाता है। जहाँ जिस खेत में अपन जीवामृत पिलाएंगे ना, वहीं पे वो प्राप्त हो जाएगा अधिक संख्या में। जीवामृत डाल दो, थोड़ा कचरा डाल दो, थोड़ी राख वगैरह डाल दो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। आपको कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो गोबर कचरा वेस्ट जो भी है, वो लोहा पत्थर प्लास्टिक छोड़ के बाकी सब चीज़ों को वो डिकम्पोस्ट करता है।
तो एक जी जगह जी ऐसा सेंटर बनेगा, वहां से आप केचुआ निकालें, उस मिट्टी को आप अमृत जल पिलाएं, तो वो समाधि में बैठे कई वर्षों से वो बाहर आ जाएंगे और आपका काम शुरू कर देंगे। उसको आमंत्रित करिए। जी जी जी, बहुत अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। अब मैं सीएम राय साहब को बुलाता हूँ, शायद उनका भी हैंड रेज है तो। जी डॉक्टर। जी अनिल राय जी, अगर आवाज आ रही है तो आगे आदरणीय हरेंद्र जी। हेलो जी आवाज आ रही हेलो, है? अनिल कुमार राय बोल रहा हूँ, आवाज नहीं जा रही? आ रही है, अब आ रही है। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम लोग जैसे लोग हैं तो आप लोग गोबर के जितने उत्पाद बता रहे हैं उसको का प्रशिक्षण यदि इस तरह से या कहीं हमारे योगाहार पर भी कोई ऐसे व्यक्ति हों जो पूरी जानकारी दे कैसे बनाया जाता है, जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे ये पूजा के लिए जो अगरबत्ती बनाई जाती है, या फुटमेट सर आपने बताया कि अभी बन रहा है, और ये सब तरह की चीजें जो माला है ये कैसे, तो उसकी अगर जानकारी मिलती तो हमको लगता है कि काफी अच्छा था। यही मैं कहना चाहता था। और साथ ही आकाश चौरसिया जो आपके यहाँ के हैं, वो 50 बेड लगाए हुए हैं वर्मी कंपोस्ट का, और उसमें हम लोग गए थे तो केवल इंडोजेनिक ही केचुआ का प्रयोग करते हैं, और वो उसके बारे में बताते हैं यही सबसे सर्वोत्तम केचुआ है। जी ओम। जी ओम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गोबर को हम बदलेंगे तो ये खाद के रूप में यूज करेंगे या किसी दूसरे चीज में यूज करेंगे? जी खाद के सर रूप में उपयोग होगा, खाद के रूप में उपयोग होगा। इसमें और कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया डाल प्रोडक्ट भी देंगे बनाएंगे, जब जैसे हम गमले है, गो कास्ट है गोबर हाँ, से, वो भी सब बनेगी। इसमें हम कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे तो ये जो 60 दिन का काम मेरा 1 महीने में हो जाएगा। अरे बहुत अच्छा है, तो आप इसमें हमें बिल्कुल मार्गदर्शन बनिए, तो ऐसी चीजें तो बिल्कुल हमें सख्त करेंगे हम। जरूरत है। जी जी जी। तो सर आप थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बताएंगे हम। जी 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 सर जी आगे। जी हाँ। ओम हेलो। सर, एक बात और बोलना चाह रहा था मैं, कि आप जो बोल रहे हैं कि हम बर्मी कंपोस्ट में बर्मी डालेंगे, तो ये जो देसी केचुआ होता है जो अभिवंश सिंह जी ने बोला कि वो बर्मी बर्मी बेड में मर जाता है, वो बर्मी बेड में काम नहीं करता, क्योंकि वो उसकी तो आदत है रोज कम से कम 8-10 फीट नीचे जाना और ऊपर आना, ऊपर नीचे जाना और ऊपर आना, यानी वो तो हल हल चलाते हैं। तो बर्मी, मेरा अपना अनुभव है, वो बर्मी बेड में यदि उसको डालते हैं तो वो काम नहीं करता, वो मर जाता। बर्मी बेड के लिए तो आपको बाहर वाला जो केचुआ जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया वाला, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, वही काम करता इसमें हल्का बांस के ऊपर है। देसी बांस के देसी केचुआ काम नहीं करता उसमें। बांस का वो डाल के हल्का उसके ऊपर पुआल डाल के और बगल में भी ऊपर भी, तो अंधेरा हो जाएगा तो और तेजी से काम करता है बिना बेड के ही। बेड के ही काम करता, बेड में काम नहीं करता है वो देसी केचुआ, यही बोल रहा हूँ मैं। मैं आदरणीय दिनेश सर जी को भी बुलाता हूँ, वो हैंड रेज है उनका। आदरणीय दिनेश सर। जी आदरणीय धन्यवाद। हाँ हाँ, मेरा अनुभव यही रहा है कि जो हमारा यहाँ का केचुआ होता है तो वो काफी गहरे चले जाता है, उसकी आदत होती है, या फिर बर्मी बेड से वो निकल जाता है। और जबकि जो ये विदेशी जो केचुआ है, आर्सेनिया पेटेटा, ये बहुत, यानी उसकी आकार तो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। जो देसी केचुआ होता है उसका कह सकते हैं चौथाई या सातवां हिस्सा, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये भगता नहीं है, ये एक तरह से गुलामी करता है किसान की, तो ये अच्छा है। और लेकिन हाँ, एक प्रयोग हमने करके देखा था जो देसी केचुओं का, कि अगर हम जो
पेड़ अगर बड़े बने और नीचे कुछ लकड़ियां और इस तरह से रखा जाए तो वो यानी गहराई जो हमारी गोबर की परत होगी उससे थोड़ा नीचे अगर ऐसे कुछ लकड़ी या बायोमास के ही कुछ जो कठोर वाले डंठल हैं ऐसे रखे जाए तो वो नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें कुछ सफलता हमें अवश्य मिलती है। और दूसरा एक सूचना ये भी देना चाह रहा था कि आज जिस तरह से गौशाला और हमारे गौशाला के लिए गाय माता के संरक्षण के लिए बातें हुई हैं बहुत ही अद्भुत रही हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई और द्वितीय ये कि कल की जब हम आदरणीय रमेश मेहरा सर से योग सीखेंगे, योग करेंगे उनके सत्र में और हनुमान चालीसा सुनेंगे, तत्पश्चात सत्र में योगाहार में जल संरक्षण पर आदरणीय सुंदराम जी राजस्थान से जुड़ने वाले हैं। वो पहले भी जुड़े थे लेकिन उनकी आवाज उसमें नेटवर्क के कारण हम सुन नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने 700 से अधिक वैरायटीज को संरक्षण किया है और 15 तो जो राजस्थान की जो वैरायटीज हैं उनको वापस उन्होंने उगाया है और एक लोटे जल यानी 1 लीटर जल से एक पेड़ उगाने का उनका रिकॉर्ड है और 60,000 से अधिक पौधे उन्होंने इसे उगाए हैं और अभी वो राजस्थान सरकार में मार्गदर्शन दे रहे हैं वन विभाग को भी, कृषि विभाग को भी। तो कल हम उनको सुनने वाले हैं, ये मैं सूचना देना चाहा था। तो फिर मैं वापस आता हूँ आदरणीय आपके पास। धन्यवाद, प्रणाम। जी शरद भैया। जी शरद भैया, हाँ जी। समय हो गया है और अभी कुछ समय हो गया नारायण है भैया का हैंड और नारायण भैया आप अपना विचार रखते हो, समापन करें। जी ओम सदन को प्रणाम। और बहुत ही अच्छा प्रयास है शरद भैया आपका और मेहरा जी का एक गौशाला में। कि अभी जो चर्चा चल रही थी, जैसे वर्मा जी ने बताया कि वो देसी केंचुए बेड में नहीं जिंदे रहते जीवित, वो सही बात है कि मैंने भी यहाँ पर बेड लगाया हुआ है और पहले खुले में नीचे ढेर था खाद का, गोबर का, उसमें कुछ केंचुए डाले थे और इतने अधिक केंचुए हो गए थे जमीन में से, वो ऊपर आ गए थे पूरे। तो मैंने उसको निकाल के बेड में डाला। मैंने कम से कम 10-15 किलो केंचुए होंगे और एक बेड में ही डाला था, पर वो बेड में पूरे केंचुए खत्म हो गए। मैंने उसके प्याल, धान का प्याल भी ऊपर डाला था और पूरा बेड छाया में रखा था पूरा, मगर उसमें केंचुए जीवित नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये देसी केंचुए की खासियत है कि वो बेड में नहीं रहते जीवित, वो तो जमीन में ही रहते हैं। दूसरी बात ये है, अपनी गौशाला का जो आदर्श गौशाला आप बनाना चाह रहे हैं अपनी इसको, तो उसमें एक गोबर गैस संयंत्र का होना, बायोगैस का होना बहुत ही जरूरी है। उसमें बड़ा अच्छा 3000 या 9000 घन फीट का एक गोबर बायोगैस हो बड़ा, उससे वहीं पर अपने बिजली उत्पादन हो, वहीं पे खाने बनाने के लिए वो हो, वहीं पे मशीन चलाने के लिए वो बायोगैस संयंत्र काम पड़ेगा अपने लिए। तो वो बहुत ही अच्छा उपयोग होगा वो बायोगैस अपने लिए वहां पर। दूसरा ये है कि जो पेड़ अपन लगाएंगे उस गौशाला में, तो वो ऐसे पेड़ हों जो हमें खेती में भी उपयोग हों। उसमें प्राकृतिक पूरे पेड़ हों, जैसे नीम के पेड़ हैं, सीताफल के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, धतूरा के पेड़ हैं, जो करंज के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ उसमें चारों तरफ लगाए जाएं, जिससे हम औषधीय पौधे हों पूरे, जो हमें खेती में भी उपयोग हों। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उस गौशाला में अपना। और चर्चाएं जो हम आएंगे 23 तारीख को और 24 तारीख को आएंगे, उसमें चर्चा करेंगी। जी वो यही कहना चाहता था केंचुए के विषय में। जी ओम सर, आधा मिनट और लूंगा आपका। मैं ये बोल रहा था कि आप जो देसी केचू की बात कर रहे हैं ना, ये अपना देसी केचू और विदेशी केचू में भी एक थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ कि देसी केचू सिर्फ मिट्टी खा के खाद बनाता है, गोबर खा के भी खाद बनाता है। किंतु जो हमारा विदेशी केचू है, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट में जिसको यूज करते हैं, वो सिर्फ गोबर खाता है, मिट्टी में वो मर जाता है। तो गोबर खा के वो गोबर की खाद बनाता है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता। किंतु वो एक बहुत बड़ा काम ये करता है कि जो बीज होते हैं खरपतवार के, वर्मी कंपोस्ट में वो खत्म हो जाते हैं और खेत में मतलब वो खरपतवार नहीं उगती है।
नहीं तो गोबर के संरचना में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता। गोबर में जितने मतलब प्रोटीन या विटामिन या जो भी कुछ होते हैं, अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं, वो ज्यों की त्यों रहते हैं, किंतु वो खरपतवार को खत्म कर देता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट सफल होता है, बस। जी बहुत अच्छा। और प्रणाली बहन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मातृशक्ति हैं। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। आप सभी के गौ माता से राष्ट्र माता को बचाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको शत शत नमन वंदन प्रणाम। इसके लिए मैं दो गीत की पंक्ति गाना चाहती हूँ। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। ओम प्रणाम। जी बहुत अच्छा बहन जी। अब समापन की बेला का समय, अभी कोई हैंड रेज वाला शायद रह भी नहीं गया। अभी एक जो अभी रंजना जी जो दिखा रही थी, आदरणीय सैयद भैया, वो जो जी प्रशासनिक आपको दिक्कत आ रही है, वो एक टीकमगढ़ कलेक्टर का मैं वीडियो बताना चाहता था कि ये अपन उनको होशंगाबाद जो कलेक्टर हैं सोनिया मीना जी, कि ये कलेक्टर ये कितना सहयोग कर रहे हैं ये गौशाला को। ये उनका एक कुछ वीडियो है कलेक्टर महोदय का, रंजना जी वो सुनाने का कष्ट करें। ये कलेक्टर जो टीकमगढ़ के हैं, ये भी कलेक्टर है, ये तो महंत जी का है, आगे जो अध्यक्ष हैं जी, जिलाध्यक्ष हैं भारत चापा के, और वो कलेक्टर साहब का दिखाएं जो नीली शर्ट पहने बैठे हैं। हाँ ये कलेक्टर, हाँ ये कलेक्टर साहब, हाँ इन्हीं का बजट दिखा दीजिए। इन्होंने पूरी पहाड़िया का बजट किया। ये जी कलेक्टर ने पूरा घूम करके जो इंटरेस्ट लिया है कि गाय सा हमारी गाय बचना चाहिए, तो इनको जरूर दिखा दें। और ये अपन उनको दिखाएंगे कि जी जी इसका आवाज नहीं आ रही है। कल इसको दिखाओ ना मनीला सर, कल प्रोग्राम आपका रख दें, आपकी गौशाला का। जी जी ठीक है, कोई बात। एक प्रश्न आवाज नहीं आ आपका रही भी कोई? रह गया है। एक आपका प्रश्न रह गया था जब आपने पहले प्रश्न पूछा आदरणीय पवन कुमार सर से, तो उनका भी समाधान रह चुका है। तो कल इसको कंटिन्यू कर लें। मैं आज हो गया है, अब क्या करना है, कंटिन्यू हो गया। चूंकि जो समझ जी वो है वो तो एक ये दिखा रहे थे कि अगर देखिए एक होशंगाबाद में प्रशासनिक ये दिक्कत आ रही है और टीकमगढ़ में एक प्रशासन कितना मदद कर रहा है, ये दोनों तुलनात्मक थे, इसलिए दिखाया था। जी 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 बहुत अच्छा जी। तो अब आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जितने भी मान भाव जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। और आज गौ माता, धरती माता सभी के लिए जो चर्चाएं हुई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और फिर कल नए जोश के साथ, नए अतिथि के साथ सुबह 5:30 बजे फिर से मिलेंगे। जी ओम प्रणाम सभी को। ओम सबों को झारखंड की ओर से प्रणाम। ये ग्रुप में डाल देना मैडम, देख योगाहार वाले ग्रुप। श्री राम, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। शरद भैया, हमारे यहाँ के कलेक्टर पता है क्या कह रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं? शायद चले गए। हाँ बोल, बता दो ना भैया क्या कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो संत महात्मा अगर कोई डांटते हैं, गाय सड़क पे है, उसकी दुर्दशा खराब है, अगर उसके लिए खराब बोलते हैं, तो ये
उनकी चिंता है, ये हित में बोल रहे हैं, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए और प्रशासन को उस पर अमल करना चाहिए। ये कलेक्टर के शब्द हैं। मैं वो आपके यहाँ के जो कलेक्टर हैं बहुत संवेदनशील आदमी है और बहुत अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं, ऐसा उनकी आपकी बातों से मुझे लग रहा है। जी जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, जय श्री राम। श्री राम। कल मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम पे। सबको ओम जय श्री राम।